ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, ये सेकेंड न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, थर्ड, और ये फोर्थ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। हाँ, आज हम ये देखते हैं 3 इक्वल चार्जेस each of 2 into 10 to the power minus 6 are fixed at 3 corners. 3 equal charges each of 2 into 10 to the power minus 6 are fixed at 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to other two. टोटल कितने चार्जेस हैं? 3, और ये तीनों चार्जेस कहाँ लोकेटेड हैं? क्या बनाना है हमने? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके तीनों कॉर्नर में एक एक चार्ज रखना है, और वो चार्ज कितना होगा? 2 into 10 to the power minus 6। ये चार्ज उस पर रखेंगे और हमें क्या निकालना है? इस पे फोर्स। एक चार्ज पर बाकी दो के कारण कितना फोर्स लगता है, ये निकालना है। ये वही चीज है जो आप कल वाले में कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं बनाकर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं। चार्जेस एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? अगर वो प्लस माइनस नहीं है तो एक जैसे में प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो कैसा फोर्स लगाते हैं? रिपल्शन। तो ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहता है? किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? आंसर अकॉर्डिंग टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब ये इसको पुश करता है, इधर 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 पुश नहीं करेगा, इधर पुश करेगा अलोंग द लाइन। तो यहां पर ये हमने एक वेक्टर बनाया। ये वेक्टर क्या शो करता है कि अगर हम इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, तो 3 पर लगने वाले फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 पे 1 जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम क्या होगा? दिस विल बी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, F31। ये F31 वेक्टर बन गया है। ओके, अब 2 जो है ये 3 पर पुश करेगा, इसका नाम क्या होगा? F23 नहीं, पहले इस पर लगता है F3, कौन लगा रहा है? 2, तो उसका पूरा नाम क्या हुआ? 3-2। डायरेक्शन किधर होगी? 2 और 3 को मिलाएंगे उस लाइन पर। तो इस तरह से आप इसके वेक्टर बनाया करेंगे। डायरेक्शन हमेशा कहां से पकड़ेंगे? लाइन से। नाम कहां से पकड़ेंगे? पहले वो रखना है जिस पर फोर्स लगता है, बाद में वो लिखना है जो फोर्स लगाता है। ये ओके। तो ये दोनों वेक्टर हमने बना लिए, F31 और F32। अब इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए हमको बीच की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बीच का एंगल। इसके बीच कितना एंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60। इसका हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। ये वाला F और ये वाला F, इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी होगी? तो इसकी क्वांटिटी पहले देखते हैं। देखिए, इसकी क्वांटिटी के लिए हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर R की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 10 to the power 2। ये उसकी वैल्यू है। तो ये आया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और Q की वैल्यू क्या? हमको Q की वैल्यू दी गई है 2 into 10 to the power minus 6। तो अगली बार हम इसकी वैल्यू भी रख देंगे, या अभी हम इसको ऐसा लिखते हैं Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे
तो ये f कितना आ जाएगा 1/4πε0 दैट इज 9 into 10 to the power 9। q स्क्वायर को कितना लिखना है q into 10 to the power -6 इसका स्क्वायर। ये 1/4πε0 की वैल्यू, q के स्क्वायर की वैल्यू, ये q ये उसका स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। r कितना है r 5 into 10 to the power -2, 5 into 10 to the power -2 और उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। ये हमने एक f निकाला। एक f मतलब कोई भी दो चार्ज, जिसके बीच कौन से दो चार्ज यहाँ पर लिए, चार्ज नंबर 3 चार्ज नंबर 2। कौन सा फोर्स हम ले रहे हैं, जो फोर्स चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 3 पर लगा रहा है। फोर्स का नाम बोलिए, 2 जो 3 पर लगाता है उसका नाम क्या बन जाएगा F/3/2 F3। अच्छा, अब यहाँ पर Q और Q है, इधर भी कौन है Q और Q। तो ये जब इसको पुश करेगा तो उसमें भी न्यूमरेटर में क्या आएगा Q स्क्वायर सेम वैल्यू, R भी कैसा है सेम वैल्यू। तीनों R बराबर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए फोर्स भी कितना आएगा सेम वैल्यू। तो हम एक बार फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसको इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड का नाम हमने रखा F। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है F, इधर कितना फोर्स लग रहा है F। F की वैल्यू निकाल के इसको और सॉल्व करेंगे, ये हमने F की वैल्यू निकाल के रखी। ठीक है, ओके। तो दोनों अभी आए हैं, एक बार देखिए इसको। ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं एक जैसे, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है जो हमने पैरेललोग्राम लॉ से सीखा है। दूसरा तरीका है कि हम इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम वाला तरीका लगाते हैं। पैरेललोग्राम वाला तरीका हमको क्या बताता है कि यहाँ पर F इज इक्वल टू रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट this is equal to root of f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta। this is equal to root f1 square, f1 का स्क्वायर करेंगे तो f1 की वैल्यू हमने कितनी मान ली f। फिर से ये Q है, ये Q है, ये डिस्टेंस R है, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया F। यहाँ भी Q है, डिस्टेंस R है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा सेम, डायरेक्शन अलग हो जाएगी। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कितना कितना माना F और F, इसलिए हम F1 का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं F, F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या लिख सकते हैं F, और इन दोनों को भी क्या लिख सकते हैं F एंड F, 2F स्क्वायर। अब cos थीटा, cos 60 कितना होता है, ये 60 है, ये दोनों फोर्स है, cos 60 इज हाफ, सॉरी लेट्स राइट cos 60। अगले स्टेप में इसको हाफ कर देंगे। ओके, बताइए यहाँ कितना आया, ये हाफ होगा, ये 2 कैंसिल कर देगा, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 3f स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू f। ये क्या आ गया रिजल्ट ये। अच्छा, अब ये वाले f की वैल्यू कितनी होती है ये हम यहाँ निकाल के रखेंगे। f की वैल्यू का फॉर्मूला 1/4πε0 q इंटू q अपॉन r स्क्वायर। दोनों q एक समान है इसलिए ये q स्क्वायर हो गया और ये r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने q की वैल्यू रख दी 2 × 10 to the power -6 उसका स्क्वायर। उसके बाद r स्क्वायर, ये r है और ये r का स्क्वायर। इस तरह 1/4πε0 ये उसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको f की वैल्यू मिलेगी, और उस f की वैल्यू को वहां रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ये आंसर किसका मिला मैग्नीट्यूड का।
डायरेक्शन बताना अभी बाकी है। इस पर अगर हम डायरेक्शन बताना चाहेंगे, डायरेक्शन पूछा क्या, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर टू, सो दिस इज सफिशिएंट। पर अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका होता है कि यहां पर इसका रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट में अगर ये वाला एंगल बनाया अल्फा, तो इस अल्फा एंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ ठीक ठीक नोट करो, tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा, करेक्ट, f sin थीटा अपॉन दूसरा क्या था, b प्लस a cos थीटा। वेरी गुड, ये फॉर्मूला था और इसको अब हम लोग यहां लगा सकते हैं, f प्लस ये क्या था, f cos थीटा, क्योंकि a और b दोनों इसमें क्या है, f है। अब देखिए इनमें से f कॉमन निकला, इसमें f कॉमन निकला, f कैंसिल हो गया, तो sin 60 √3/2, दिस इज 1 प्लस cos 60 1/2 अपॉन ये कैंसल, तो √3/3 इज इक्वल टू 1/2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और ये अल्फा कितना होगा इसमें, इसकी टेंजेंट 1/√3 होती है 30, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 और ये वैल्यू तो आप निकालेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसको करने के लिए तरीका क्या है, आप लोग जो अपना मैथमेटिक्स का तरीका बनाइए, इट्स स्मॉल मैथमेटिक्स, बट आई नॉर्मली डू इज बिना 10 के जितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसका एक ग्रुप बना देते हैं और 10 वाले सब इधर डाल देते हैं। 10 की पावर कितनी, 9, यहां पर कितनी हो जाएगी, -6 दो बार, -6 नीचे से -2 दो बार ऊपर आएगी, तो क्या हो जाएगी, +2 प्लस, सारे 10 आ गए। अब नंबर्स में इधर सिर्फ कितना है, 9, ये कितनी बार आएगा, दो बार, 9 × 2 × 2, 9 × 2 × 2, ये आ गया और नीचे में क्या आएगा, 5 × 5। ओके, अब इसको हम एक ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे, इसको एक ग्रुप में सॉल्व कर, ये इस तरह से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये बहुत छोटा पड़ता है तो इधर से 10 की एक दो बोरो कर लीजिए, 10 बना के 100 बना के, और अगर इसमें ज्यादा जीरो आ जाएंगे तो उसकी पावर हम उधर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज डन। नाउ वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, देयर आर टू चार्जेस, ये थोड़ा लाइन दिख रहे हैं, दिस इज -3q यहां रखा हुआ है और ये -q, it is placed here, -3q and -q. The two particles are free to move. At one point, however, a third charged particle can be placed such that all three particles are in equilibrium. अभी ये दोनों पार्टिकल माइनस माइनस हैं, ये आपस में कैसा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर ऐसे भाग जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये ना जाए और हमको इनको पकड़ना भी मत पड़े, तो इनका ये कहना है दैट यू प्लेस वन थर्ड चार्ज, और वो थर्ड चार्ज आप ऐसा रखिए कि तीनों के तीनों चार्ज खड़े हो जाए, हाथ से छोड़ दीजिए तब भी तीनों चार्ज खड़े हो जाएं। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स? इक्विलिब्रियम मींस द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल और ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सिस्टम इज जीरो। हर एक पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, और हर एक पे नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स क्या देता है, लीनियर मोशन, और नेट टॉर्क क्या देता है, रोटेशनल मोशन।
If there is no linear motion, there is no rotational motion, then the body is said to be in equilibrium. So net force 0 होना चाहिए, net torque 0 होना चाहिए, then it will be in equilibrium. अब यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं और इसको हमको क्या बनाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। इसका मतलब हर एक चार्ज पे फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0। और मेथड क्या दिया है इन्होंने, एट वन पॉइंट ए थर्ड चार्ज पार्टिकल कैन बी प्लेस्ड। इनका ये कहना है कि इस तरह से एक पार्टिकल रखा जा सकता है कि सबका फोर्स कितना हो जाए, 0। तो वो पार्टिकल के बारे में आपको बताना है, क्या बताना है, इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट, राइट और बिटवीन। लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या इन बिटवीन होगा, ये हमको बताना है। दूसरा, थर्ड पार्टिकल पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताना है। लोकेशन बतानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है। और तीसरा क्या बताना है कि जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उस समय ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल ये होता है कि तीन पार्टिकल को हमने कहीं रख दिया, ये तीनों खड़े, अब उसके बाद हमने इसको हिलाया, हिलाने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो पूरा फटफड़ा के गिर जाएगा, सब इधर उधर भाग जाएंगे, इसका मतलब कि जो उसका इक्विलिब्रियम था वो अनस्टेबल था, हमने हिलाया, गिर गया। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने उसको हिलाकर छोड़ा और वो वापस जगह आ गया, दैट इज स्टेबल। मैं अभी उस पर आऊंगा, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट कि हमको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव चार्ज लेना है, तीसरा, और उसको कहां पर प्लेस करना है। तो उसके लिए हम यहां पर बनाकर देखते हैं कि ये कहां पर आएगा। अब हमने दोनों ट्राई करने हैं, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव भी। पहले नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हमने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, अभी भी सब क्या होगा, रिपल्शन, सब एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, नो इक्विलिब्रियम। ओके, ये फेल हो गया। अब हमने एक दूसरा मेथड लिया, यहां पर माइनस चार्ज रखा, ये बीच में, दोनों के बीच में यहां पर प्लेस किया। अब भी क्या हुआ, तीनों माइनस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल मूव फार अवे, सो दिस इज आल्सो नॉट सक्सेसफुल। अब हमने यहां पर रखा -q को, सेम थिंग हैपेंड, ऑल दीस थ्री रिपेल। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज रखने से, माइनस रखने से स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो प्लस रख के देखते हैं, यहां पर हमने प्लस रखा, दिस इज प्लस q, यहां पर प्लस रखा, ये माइनस इसको क्या करता है, अट्रैक्ट, ये माइनस भी इसको क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इस पर दो फोर्सेस लगते हैं, लेकिन दोनों किस तरफ लग रहे हैं, राइट की तरफ। इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या चाहिए, दैट देयर शुड बी वन फोर्स टुवर्ड्स राइट एंड वन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले और वो पार्टिकल वहीं खड़ा रहेगा। अभी हमको ये दोनों की डायरेक्शन किधर दिख रही है, राइट, तो हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी से ही पता लग गया कि दोनों राइट में काम करेंगे, मींस ये रिपल्शन होगा और सॉरी अट्रैक्शन होगा, और ये क्या करेगा, इधर चलता चला जाएगा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये इधर चला जाएगा, सो दैट इज नो इक्विलिब्रियम। अगर हमने इसको उठा के इधर कर दिया प्लस q, अब क्या होगा, इस पर ये दोनों मिलकर इसको इस तरफ खींचेंगे, अगेन देयर इज नो इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं प्लस q दोनों के बीच, ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है इस तरफ, एंड दिस चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, दोनों तरफ फोर्स लग गया। इसका थोड़ा आर हमने एडजस्ट इस तरह से किया कि दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो हमने हाथ हटा लिया, क्या ये भागेगा कि खड़ा रहेगा, दोनों तरफ फोर्स बराबर है, खड़ा हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। उस समय इसकी क्या कंडीशन, इसको ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है,
टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये माइनस क्यू ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। अब बताइए -3q पर किस किस डायरेक्शन में फोर्स है? राइट एंड लेफ्ट। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी अपनी जगह पर खड़ा है। इसको चेक करिए, यहां पर अगर हम -q मानते हैं तो ये प्लस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये माइनस इसको क्या करेगा? रिपेल। दोनों तरफ फोर्स लगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो तीनों फोर्स पे, तीनों चार्जेस का नेट फोर्स कितना हो गया? 0 एंड ऑल थ्री विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ में आ गई? तो हमने इस तरह से ट्रायल एरर करके एक सिचुएशन पकड़ ली। अब इस सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक देखिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बताइए कि ये चार्जेस किस तरह से प्लेस किए हुए हैं प्लस माइनस को देखकर। तो उसमें फोर्सेस की वैल्यू तो अलग-अलग लगेगी? नहीं, फोर्सेस एक आते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स जिस पर डिपेंड करता है Q अपॉन आर स्क्वायर। आर को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, और उस समय तीनों के लिए बराबर हो जाएगा। अभी हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है? ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अभी हम उसको सिर्फ चेक इससे कर रहे हैं कि कौन सा एरिया है, लेफ्ट वाला एरिया, राइट वाला एरिया या बीच वाला एरिया। अभी हम खाली एरिया क्लियर मार्क कर रहे हैं कि किस एरिया में रखने से पॉसिबिलिटी है कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ सकते। बाकी दोनों में हमने क्या देखा? एक ही तरफ फोर्स लगते जा रहा है। यहां बीच में अगर रखते हैं तो फोर्स किस तरफ है? हर एक पे फोर्स दोनों तरफ है, यानी चांस अगर है तो कहां पर है? इन दोनों के बीच में ये होना चाहिए। अब इनकी क्वालिटी क्या है? इन दोनों का साइन कैसा है और इसका साइन? तो हमने ये चीज याद कर कि दोनों जो एक जैसे हैं वो किधर होने चाहिए? आजू बाजू होने चाहिए, और जो बीच वाला अपोजिट है वो कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह से हम चार्जेस को प्लेस कर देंगे तो चांस क्या है? उसके इक्विलिब्रियम होने का चांस। डिस्टेंस हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? इस तरह से हमने याद किया कि अगर दो माइनस चार्जेस हैं तो उनको बैलेंस कौन कर सकता है? माइनस की प्लस उसकी लोकेशन कहां होगी? दैट इज बिटवीन द टू। ये दो आंसर आपके आ गए। तो पहला आंसर क्या है? विच टाइप ऑफ चार्ज वी नीड? पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज। सेकंड, व्हाट शुड बी लोकेशन? इन बिटवीन द टू, दैट इज द लोकेशन। अब तीसरी चीज इन्होंने पूछी है, वेदर दिस इज, एक जगह पर आकर ये तीनों स्टेबल हो गए। अब उन्होंने पूछा कि ये जो इनका इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए, इसको इस तरह से हम समझते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां वर्टिकली ऐसे खड़ा कर सकता हूं। ओके, वर्टिकली खड़ा करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसको धागे से लटका दूंगा तो ये कैसा खड़ा होगा? वर्टिकल। दूसरा तरीका मैंने यहां टिका दिया, अब भी कैसा खड़ा है? वर्टिकल। तो मैंने इसको हाथ लगाया है, अभी नहीं लगाया है, इसलिए ये कैसा है? इक्विलिब्रियम। बिना हमारे हाथ का फोर्स लगाए ये खड़ा है, चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है मींस नेट फोर्स इस पे क्या है? 0। तो ये इस सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको हाथ लगाया और इसकी सिचुएशन डिस्टर्ब की, कोई भी एक तरफ डिस्प्लेस करके, और हाथ हटा दिया। ये वापस आया कि और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया? और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और अपनी जगह से हिल गया। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? दूसरा देखिए, इसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ है आगे से, इसके बाद मैंने फिर इस पर फोर्स लगा के ये
इसकी जो वर्टिकल सिचुएशन थी हिला दी और छोड़ दिया, क्या हुआ? फिर आ गया, फिर इसको ऐसा हिलाया छोड़ दिया, फिर आ गया। तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हम लोग क्लास 11 में एक बार पढ़ चुके हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अगर हमारे लटकाने वाली पोजीशन से नीचे होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे, सपोर्ट पॉइंट कहां है? ऊपर, रिएक्शन कहां लगता है? यहां। तो रिएक्शन का पॉइंट ऊपर और सेंटर ऑफ मास नीचे, तो आप इसको जिधर भी घुमाइए टॉर्क ऐसा बनेगा कि ये वापस आ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन का पॉइंट हमने नीचे कर दिया और सेंटर ऑफ मास ऊपर है, फिर हम इसको घुमाते हैं तो टॉर्क इसको वापस नहीं लाता और ज्यादा घुमा देता है, ये गिर जाता है। ओके, लेकिन यहां हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल। तो स्टेबल क्या होता है? जो अपने आप वापस आता है, और अनस्टेबल क्या होता है? जो वापस नहीं आता। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर हमने इन तीनों को यहां पर रखा और ये तीनों स्टेबल हो चुके हैं, ओके, ये -q -3q और ये है बीच में कहीं पर मान लीजिए ये +q। इसका फोर्स ज्यादा लगना चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा नजदीक रखा और इसको दूर रखा है -। अभी हमने ये मान लिया कि तीनों के फोर्स बराबर हैं। हम किसी एक को हिलाते हैं, मान लो किसी को हिलाते हैं। अभी इस सिचुएशन में दोनों के फोर्स कैसे हैं? इक्वल, ये इक्वल। इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, किधर डिस्टर्ब करें बोलिए? राइट की लेफ्ट? राइट। ओके, हम लोग फैसला कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हमने राइट पे डिस्टर्ब किया यहां, अगर हम इसको इधर लेके आए तो इन दोनों फोर्सेस के चेंजेस बताइए। कौन फोर्स बढ़ जाएगा? राइट वाला बढ़ेगा कि लेफ्ट वाला बढ़ेगा? ये हमने राइट पे किया, इसके नजदीक आ गया। अगर इसका आर कम हो गया तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये वाला फोर्स, राइट वाला फोर्स ज्यादा बढ़ गया, ये लंबा हो गया, इससे ये और दूर चला गया। दूर जाने से इसका फोर्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये फोर्स छोटा हो गया, इस वाले फोर्स से ये फोर्स छोटा हो गया। अब अगर ये लंबा है और ये छोटा है तो रिजल्टेंट किधर बनेगा? राइट की लेफ्ट? राइट। एक लाइन पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, रिजल्टेंट किधर बनता है? जिधर ज्यादा होता है। तो इसका रिजल्टेंट किधर बना? राइट। ये आया इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट इसको किधर ले जाएगा? राइट। हमने डिस्टर्ब किधर किया था? राइट। यानी हमने इसको थोड़ा सा राइट किया, हाथ हटा लिया, रिजल्टेंट फोर्स इसको किधर ले गया? वापस लेफ्ट में ले गया कि और राइट में ले गया? और राइट में ले गया, तो ये ऐसा गिर जाएगा। फिर से ये हमने इसको थोड़ा सा राइट में डिस्टर्ब किया, रिजल्टेंट फोर्स किधर आ गया? राइट में, वो इसको और राइट में ले गया, गिर गया। तो ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया कि ये वाला इक्विलिब्रियम जो था कैसा था? अनस्टेबल। चेक करने का तरीका समझ आया? उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं तो क्या होगा? ट्रायल करते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं, यहां से ये लेफ्ट हमने डिस्प्लेसमेंट किया, इधर का फोर्स क्या हो गया? नजदीक आ गया। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जिसके नजदीक जाएगा उसका आर कम हो जाएगा, उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये फोर्स ऐसे इंक्रीज हो गया और इससे चूंकि ये दूर हो गया है इसलिए इधर का फोर्स वीक हो गया। रिजल्टेंट किधर आ गया? लेफ्ट में। तो जब हमने लेफ्ट किया तो रिजल्टेंट भी किधर बन गया? लेफ्ट। और जैसे ही हमने हाथ को छोड़ा वो इसको किधर ले जाएगा? लेफ्ट में, और आगे लेफ्ट में ले जाएगा और ये वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। और वापस अपनी जगह पर नहीं आया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसा? अनस्टेबल। सो दिस इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे इसमें तीनों आंसर हो गए। चार्ज Q is placed at the center of the line
joining two equal charges Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to capital Q upon 4. ये हमने इसमें सॉल्व करना है। ओके, ये सबने पढ़ लिया। इसका डायग्राम बना लीजिए। A charge Q is placed at the center of the line joining two charges। एक लाइन बनाइए, दोनों तरफ कैपिटल Q, उसका मिड पॉइंट लीजिए और मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज रखा स्मॉल q और ये तीनों को छोड़ा और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। ये हमको दिया। अब एक नॉलेज तो हमको है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है तो ये जो तीसरा चार्ज हम Q रख रहे हैं ये कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? ये दोनों Q कैसे हैं? प्लस प्लस, तो बीच वाला चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमको समझ जाना है, अभी रिजल्ट नहीं लिखना है। हमको ये दिया गया है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन तो ये सबको समझ में आ गया। ये दोनों बराबर हैं, ये हमने तीसरा रखा, नेट फोर्स कैलकुलेट किया इस पर। क्या हम इस पर कर सकते थे? क्या इस पर कर सकते थे? आंसर है हमारा इक्वेशन सबके लिए एक समान है। अगर हम इस पर कैलकुलेट करते हैं तो आप बड़ी एक अजीब चीज देखेंगे। देखिए यहां पर ये कितना फोर्स लगाता है, Q अपॉन R। इसने भी कितना फोर्स लगाया है इस पर, Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? एक ये और एक माइनस। अब माइनस और दोनों का नेट इक्विलिब्रियम है, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा? 0। ये बनाया हमने, रिजल्ट निकालने के कुछ भी नहीं निकल रहा। 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। हो सकता है हमने एक बार ट्राई किया, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरी चीज इसको ट्राई करते हैं। इस पर हो सकता है इसमें हमारी कोई गलती हो गई हो, इसको हमको माइनस ना लेके शुरू में हमको साइन नहीं लेना है, ऐसे ही ले लेते हैं। तो अगर ऐसा लेंगे तब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और ये गलत है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब अगर इससे सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसका ये मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन कि अगर Q 0 होगा, तीनों Q 0 होंगे तो हो सकता है, लेकिन यहां हमने वैल्यू निकालनी है तो हमने इस पर लिया इक्विलिब्रियम और ऐसे निकाल लिया। ये हमारी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 2 particles having charges 8q and minus 2q are fixed at distance L, where in the line joining the two charges a proton be placed so that it is in equilibrium. Is that equilibrium stable or unstable? Okay, ये वाले इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होते हैं, ये तो हमको पता है। फिर से निकालेंगे, फिर अनस्टेबल आएगा, वो बात की बात। पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी ड्राइंग देखिए। 8q और -2q, इसको रख के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, L। ओके, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्जेस को आप कहां प्लेस करेंगे? इक्विलिब्रियम की सेटिंग बना लीजिए। इस साइड प्लस प्लस माइनस। हाँ, हमको हमेशा मालूम है कि दो एक जैसे साइड्स एंड अपोजिट शुड बी एट द इन बिटवीन देम, वैसा इसको सेट करना है। तो इसके लिए अब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं और
Okay, now we will solve this question. Number 8. Two particles having charges 8q and minus 2q plus 8q and minus 2q. How much is this distance? L. Where in the line joining the two charges? ये line है. This is the line joining two charges. यहाँ पर अब आप बताइए प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस करना है तो उसको किधर होना चाहिए? That is towards right, साथ ही प्लस प्लस माइनस बीच में ये सेटिंग हो जाए तो ये हमको एक चीज पता लगे कि यहाँ पर हमने ये प्रोटॉन यहाँ प्लेस किया. प्रोटॉन का चार्ज हमने कितना मान लिया? प्लस. अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. इक्विलिब्रियम में आ गया और हमको ये बताना है वेयर, यानी इसको कहां पर प्लेस किया गया. मान लो हमने यहां से यहां ये डिस्टेंस लिया है, दिस डिस्टेंस इज x. तो हमको क्या बताना है? x की वैल्यू. इसको कहां पर प्लेस किया गया. ठीक है, ओके. अब इसे आप लोग बनाएं. अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. किसी एक पर इसमें नेट चार्ज निकालिए. कितना आना चाहिए? 0. इस पर निकालने ट्राई करिए. प्लस 3 पर नेट फोर्स. प्लस 3 पर मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुनिए, इसको मैंने करके देखा या आप सोच सकते हैं. अगर आप इस पर नेट फोर्स निकालते हैं तो ये दोनों फोर्स में क्या आएगा? क्यू स्क्वायर. इन दोनों में क्या आ जाएगा? ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू. हो सकता है कैंसलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इस पर करेंगे तो ये क्या बनाएगा? क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई. ये भी क्या बनाएगा? क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई. तो दोनों को एडिशन करना न्यूमरेटर एक जैसा आपको मिलेगा, इसलिए इसको लेना बेटर हो सकता है. ट्रायल करके देखते हैं. नाउ यू डू इट. ये इक्वेशन देखिए आपका आता है. इसमें कितना फोर्स लगाया? 8q मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. आर कितना है? डिस्टेंस l प्लस एक्स स्क्वायर. और ये कूलम्स कांस्टेंट. ये माइनस और ये प्लस, इसलिए यहां पर क्या लिया? माइनस. कूलम कांस्टेंट, एक चार्ज 2q दूसरा चार्ज e डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0. अब ये आपको अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मिल गया. x की वैल्यू निकालिए.
यहां तक सबका आया, ये ब्रैकेट को ओपन किया, नहीं करना है, अदरवाइज आप बड़े ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल, ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, l के बराबर, यानी इसको हमको कितनी दूर रखना चाहिए, ये l के बराबर दूर रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मैथमेटिकली इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली 1/4 के रूप क्या होते हैं, प्लस और माइनस दोनों, उसमें से हमने कौन सा यूज कर लिया, प्लस, माइनस नहीं यूज किया। ओके, अगर हम माइनस यूज करते -2 तो ये क्या हो जाता, -2x, -2x और ये इधर आता -x, -3x इज इक्वल टू l। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, -l/3, यानी -l/3 इधर आता, +l/3 इधर, तो -l/3 इधर, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाता, यहां पर। और ये सिचुएशन जो है फिजिक्स में इक्विलिब्रियम नहीं बनाती, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, दैट इज ट्रू। तो हमको दो मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिले, जिसमें ये वाला जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू फिजिक्स, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। इसलिए एक्सेप्ट किसको करेंगे, x इज इक्वल टू l, जो कि पॉजिटिव से आया। मतलब समझ में आया, हमने बीच में मैथ्स की हेल्प ली है और मैथ्स में दो सॉल्यूशन हमको दिए, हम देख लेंगे फिजिक्स में हमको कौन सा सूट करता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू l, तो ये बना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यस दिस वन, इसे देखिए। और what are the horizontal and vertical components of the net electrostatic force on the charged particle in the lower left corner of the square? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में कौन है, +2q, तो ये +2q, ये चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, इस +2q को छोड़कर कितने चार्ज और हैं, 3, तो तीनों चार्ज कितना कितना फोर्स लगाएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे, तीनों की डायरेक्शन बनाएंगे, उसके बाद सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो इसका मैं मेथड आपको बताता हूं, देखिए, इसके बाद हम लोग फिर इसकी स्टाइल चेंज कर देंगे। ओके, ये स्क्वायर है, यहां पर -2, अरे फोर्स आपको किस पर लेना है, +2q, हमने गलत ले लिया, -2 पे लिया, +2q, ये +2q, दिस इज -q एंड दिस इज +q। अगर हमको इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसको छोड़ के जो बाकी तीनों हैं वो कितना कितना फोर्स लगाते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये -2q इसको क्या करेगा, रिपेल की अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स किधर लेना है, एस, ये इफेक्ट बना, ठीक है। ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, किस डायरेक्शन में,
तो आंसर है कि पहले हमको इसकी लाइन बनानी पड़ेगी, बिकॉज द फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसलिए लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको बनानी है। ये हमने बनाई और अब ये फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, क्योंकि ये माइनस है, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ये दिस इज द फोर्स। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा तो इसका वेक्टर किधर बनना है? ऊपर कि नीचे? नीचे। इसी लाइन में ये नीचे। इस तरह से ये तीन वेक्टर इसमें हमको दिख रहे हैं। समझ आया? अब हमको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तीनों का सम कर देंगे। ठीक है, ओके। तीनों का सम करते हैं, किस तरह से होगा देखिए। ये F1 F2 F3 ऐसा ले लेते हैं। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। देखिए हमको वेक्टर एडिशन कौन सा करना आता है? तीन सिचुएशन हमको चार तरह से वेक्टर के एडिशन आते हैं। एक वेक्टर इधर काम कर रहा है 4 न्यूटन, एक वेक्टर इसी लाइन में इधर काम कर रहा है 3 न्यूटन। दोनों का सम कितना हो गया? 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि एक लाइन में काम कर रहे हैं। ये सबको आता है। फिर से सुनिए, ये इधर काम कर रहा है 4 न्यूटन और दूसरा फोर्स भी इसी लाइन पे काम कर रहा है 3 न्यूटन। तो इसका सम कितना होगा? 7। इसका सम कितना होगा? 1। फिर से 4 न्यूटन इधर काम कर रहा है और 3 न्यूटन इधर काम कर रहा है। क्या हमको इसका सम करना आता है? आंसर है यस, बाय पाइथागोरस। ये हमको मालूम है। ये इसका रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट कितना होगा? ये सबको आता है। तो हमको तीन तरीके मालूम है। अगर एक लाइन में एक तरफ काम कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, उल्टे काम कर रहे हैं तो माइनस काम कर देंगे, और अगर राइट एंगल पर है तो स्क्वायर बना के ऐड कर देंगे, √(x² + y²। और अगर चौथा आ गया कि ये 4 इधर है और 3 इधर है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको वो इक्वेशन लगाना पड़ेगा a² + b² + 2ab cos θ। वो हर चीज का सॉल्यूशन वो था, लेकिन उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लंबी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने वेक्टर होते हैं उस सबके हम कंपोनेंट बना दें, और कंपोनेंट्स बनने के बाद में ऐसा वाला एडिशन कर ले, ऐसा वाला एडिशन कर ले, या फिर ऐसा वाला एडिशन कर ले, क्योंकि ये तीनों जल्दी जल्दी हो जाते हैं। समझ आया? तो आगे से हम यही कोशिश करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये तरीके को हम अवॉइड कर, ये तरीके गलत है। तरीका एक्चुअली यही है, उसी के हमने इजी मेथड निकाले हुए हैं। ओके, तो यहां पर x डायरेक्शन में कौन है? F2। y डायरेक्शन में कौन है? और जो x और y में नहीं है वो कौन है? तो F3 के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो पहला स्टेप याद रखिए, जो फोर्स x और y डायरेक्शन में नहीं है उसके दो कंपोनेंट कर लेना, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। स्टेप नंबर 1। ओके, अगर हम इसके कंपोनेंट करना चाहते हैं तो हमको एंगल पता होना चाहिए। एंगल के लिए हमको ड्राइंग, ज्योमेट्री काम में आती है। दिस इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल हमेशा कितना एंगल बनाता है? 45। वी ऑल नो दिस। अब ये अगर F3 है तो ये कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? F3 इंटू cos 45। cos 45 कितना? 1/√2। तो ये कितना हो गया? F3/√2। अब ये कंपोनेंट बताइए, F3 sin 45, इधर से लेंगे तो F3 cos 45, दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो गया? F3/√2। अब इस F3 के हमने दो पार्ट कर लिए कंपोनेंट, ये वाला और F3 को ऐड करने की
बजाय हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, F3 को ऐड नहीं करेंगे, तो F3 हमारे लिए गायब है। अब देखिए जितने भी फोर्स इसमें दिख रहे हैं या तो आपको x डायरेक्शन में दिख रहे हैं या y डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या था, जो x और y में नहीं है उसके कंपोनेंट बना लो, किधर किधर, x में और y में। ये फर्स्ट स्टेप याद रहेगा। सेकंड स्टेप क्या है, टोटल फोर्सेस इन दी x डायरेक्शन, ये निकालिए, टोटल फोर्सेस इन द y डायरेक्शन, ये निकालिए। Total forces in the x direction, this is F2, ये भी प्लस F3 अपॉन √2, ये Fx हो गया, और कोई नहीं है। y डायरेक्शन में चलिए, ऊपर प्लस लेंगे नीचे माइनस लेंगे, तो प्लस में कौन आया, F3 अपॉन √2, और ये कैसा होगा, माइनस F1। ये इधर के फोर्सेस आ गए, Fy, Fx और Fy आ गए। अगर हमको एक पॉइंट पर लगने वाले Fx और Fy मालूम है, अगर हमको ये Fx और ये Fy ये दोनों मालूम होते हैं, तो इसका रिजल्टेंट हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, अभी अभी आपने किया, F इज इक्वल टू, इससे क्या निकल जाएगा, नेट F। लेकिन हमारे क्वेश्चन में फिलहाल ये नेट निकलता है, टोटल फोर्स निकलता है, पर हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, yes, find the components of electrostatic force on charged particle, that means आप सिर्फ कहां तक निकालेंगे, Fx और Fy, ठीक है, हमको निकालना आता है, आगे हम कोशिश, उसको जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नॉट फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को हमको यहां तक ही लाना है, Fx और Fy। अब Fx बना दीजिए, F2 क्या है, F2 किसके बीच फोर्स है, 2q एंड -2। बताइए, यहां पर मैं फिर से लिखता हूं, F1 कितना, F2 कितना, F3 कितना। कूलम्ब्स लॉ लगाइए, C चार्जेस कौन कौन से F1 में, ये F1 है, किसके बीच, Q मल्टीप्लाइड बाय 2q अपॉन ये डिस्टेंस r का स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया r का स्क्वायर। ये समझ आया। अब F2 का मैग्नीट्यूड बताइए, ये F2 है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस 2q इंटू माइनस 2q, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस की जो डायरेक्शन है उसको ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है, इसलिए हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद माइनस, मैग्नीट्यूड कितना होगा, C 2q मल्टीप्लाइड बाय 2q, 2q मल्टीप्लाइड बाय 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर। F3 बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने F3 बनाया था, C चार्जेस कितने कितने हैं, 2q एंड -q, 2q इंटू q डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर, यस, आपको डिस्टेंस ये वाला चाहिए, r नहीं चलेगा, ये कितना है r, ये कितना है r, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, कितना हुआ इसका स्क्वायर, 2r स्क्वायर, दिस ज्योमेट्री एवरीबॉडी नोस। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 2r स्क्वायर, और वही हमको यहां पर लिखना है, 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, 2r स्क्वायर, ये F3।
तो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। अब इसमें हमको Q की वैल्यू दी गई है, हम लास्ट आंसर तक Q को Q ही रखेंगे, लास्ट में जाके Q की वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको शुरू से ज्यादा नंबर्स की मिस्टेक नहीं होगी। ओके, ये अगर F1, F2, F3 हैं, ये हमने ऐसा बनाया Fx और Fy, तो अब इसके आंसर लिख दीजिए। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं Fx इज इक्वल टू F2 प्लस F3 अपॉन रूट 2। ये रहा F3 और इसके साथ क्या कर देंगे F3 अपॉन रूट 2 प्लस F2 प्लस F2। ये इस तरह से आप तीनों कंपोनेंट लिख सकते हैं और लास्ट में जाके फिर Q की वैल्यू लिख देंगे और R की वैल्यू लिख देंगे। मुझे ये बताइए R की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? यस, 5 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 × 10 की पावर -2। ठीक है, ये उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। Q की वैल्यू दी गई है 1 × 10 की पावर -7। वो +7 है, उसको -7 कर लीजिए। ठीक है, 10 की पावर -7 ये Q की वैल्यू लिखी जाएगी। ओके, तरीका आपको समझ में आ गया? ये हमारा पर्पस था। कैलकुलेशन को आप मैथमेटिकली कर सकते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए। तरीका समझ आ गया? हाँ, यहाँ तक बना के रखिए, वैल्यू मत रखिए। ठीक है, वैल्यू बनाकर आप उसको बना दें। Two tiny conducting balls of identical mass m and identical charge q. इनका मास m है, चार्ज q है, hang from non-conducting threads of length l. Assume that theta is small, then so small that tan theta, sin theta, they can be replaced with each other. Theta is equal to sin theta is equal to tan theta. छोटे एंगल्स में ऐसा होगा, ऐसा माना जाता है। ये इन्होंने बोला कि इसको आप मान लीजिए। उसके बाद हमको प्रूव करना है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में खड़ा हो जाएगा तो उस समय ये वाला जो डिस्टेंस है x, ये x की वैल्यू कितनी होगी। ओके, इसको सब नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं एंड नाउ विल स्टार्ट मेकिंग इट। ये एक बहुत ही फेमस सिचुएशन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या किसी भी फोर्स में आपको बहुत कॉमन मिलेगी। इसलिए इस सिचुएशन में फोर्सेस को कैसे हैंडल करना, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने के दो रीजन होते हैं, वन इज मास एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वाले जो बॉल दोनों हैंग हो रहे हैं, ये यहां से एक पोजीशन से थीटा एंगल बनाकर एक तरफ और थीटा एंगल बनाकर एक तरफ, ये दोनों यहां पर ऐसे हैंग हो रहे हैं। ओके, इनके पास मास m है, वो मास m इनको कहां ले जाना चाहता है? नीचे। ये वाला फोर्स नीचे ले जाना चाहता है। ये कितना होगा? m, नीचे ले जाना चाहता है। इसको भी नीचे ले जाना चाहता है। mg के दो कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट इधर काम करता है, पेंडुलम में हमने पढ़ा है, वो इसको इधर चलाकर ले आएगा। इधर वाला कंपोनेंट जो है उसको टेंशन एडजस्ट कर देगा, तो वो इसको इधर तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन इधर वाला कंपोनेंट उसको चलाकर इधर ले आएगा। तो ये कहां आ जाएगा? अपनी मिडिल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से एंटी फोर्स के कारण दोनों की टेंडेंसी क्या है? वापस आना। किसी भी पेंडुलम को हमने ऐसे उठा दिया तो एंटी फोर्स के कारण ये क्या चाहेगा? सेंटर में आना। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों के पास एक चार्ज है। ये चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट की रिपेल? रिपेल। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते
करते हैं तो ये जो दोनों बॉल हैं ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। कितना दूर जाना चाहेंगे? तो आंसर है जितना जा सकते हैं उतना दूर जाना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों कहां पहुंच जाएंगे? तो आंसर है एक ऐसा हो जाएगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा। ये यहां तक जाना चाहेगा। अब उसके बाद इसका टेंशन डेवलप जो होगा वो इसको और इधर नहीं भागने देगा, यहां रोक लेगा। ये वाली सिचुएशन किसके कारण आती है? कौन से फोर्स के कारण? इलेक्ट्रिक, जो कि किधर काम कर रहा है? कूलम फोर्स किधर काम करता है? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और रिपल्शन है इसलिए इधर काम करता है। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल। ये वाला कौन सा फोर्स है? फोर्स ग्रेविटेशन। इस तरह से इसमें एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है और एक ग्रेविटेशन का फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशन का फोर्स किधर लाना चाहता है? नीचे, और इलेक्ट्रिकल का फोर्स किधर ले जाना चाहता है? ऊपर। दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, इसलिए ये कहां आकर टिक गया? बीच, न नीचे और न ऊपर। किस सिचुएशन पर आकर ये रुकता है ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों का रिजल्टेंट किधर आता है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने बनाया, तो ये रिजल्टेंट हमको मिला यहां पर। ये इसका रिजल्टेंट आया, रिजल्ट। तो ये वाला बॉल इधर जाना चाहता है। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हमने एक रस्सी बांधी और इस रस्सी में क्या डेवलप हो गया? टेंशन। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन। और ये टेंशन किसके बराबर होगा? इस रिजल्टेंट के बराबर। तो ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है Fe प्लस Fg। ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अगर हम Fe और Fg दो फोर्स इस पर लग रहे हैं, दोनों को कौन बैलेंस करता है? टेंशन। अब ये इधर काम कर रहा है, ये इधर, इन दोनों का सम ये है, इस सम को ये वाला फोर्स कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तीनों का, इसका, तीनों का नेट फोर्स कितना हो गया? 0। क्यों? इन दोनों का जो सम था उसके बराबर ये अकेला है और उससे उल्टा है, इसलिए ये इसको बैलेंस कर लेता है। तो ये चीज यही रुकी हुई हमको दिखती है, स्टेबल स्टेट। उस स्टेबल स्टेट में ये हमारा इक्वेशन होता है। ये बात समझ में आई? ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। इस T ने इन दोनों को बैलेंस किया है। अगर इस T ने इन दोनों को बैलेंस किया है तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस T के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइन पैरेलल है, ये जो है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा। ओके। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये फोर्स टेंशन है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? T cos थीटा। तो T cos थीटा का मैग्नीट्यूड जरूर किसके बराबर होगा? G के बराबर। और T sin थीटा ये किसके बराबर होगा? दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिकल, जो कि इधर काम कर रहा है। तो T sin थीटा इसको बैलेंस कर देगा, T cos थीटा इसको बैलेंस कर देगा, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया? 0, और ये अपनी जगह पे खड़ा। ये सिचुएशन बनती है जब भी कोई चीज एक एंगल पर आकर इक्विलिब्रियम में रुक जाती है। तो ये इक्वेशन आपको बनाने आने चाहिए। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1, T sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिकल and T cos theta, this is force gravitation, force electrical and force gravitation। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? T एलिमिनेट कर सकते हैं हम, और यहां हमको रिलेशन मिल जाएगा, डिवाइड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन Fg।
ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमको ये बताया गया है दैट यू कैन टेक थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस थीटा का साइन थीटा या टेंजेंट थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है l, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है x अपॉन 2, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है x, तो ये कितना हुआ x अपॉन 2। तो बताइए अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टेंजेंट थीटा की? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हो अप्रोक्सीमेट, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय l, ये आ गया tan थीटा विच इज इक्वल टू sin theta and that is equal to x upon 2l. This is equal to Ft upon Fg। अब आप अपना नॉलेज लगाइए, फोर्स इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इलेक्ट्रिकल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q into q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बोलिए r स्क्वायर कितना लेना? x का स्क्वायर। ये कौन आ गया? Ft डिवाइडेड बाय Fg। Fg की वैल्यू आपको पता है, ठीक है? बस अब आप सॉल्यूशन निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन कैसे बनाए समझ आया? फिजिक्स में असली चीज न्यूमेरिकल में होती है कि आप इक्वेशन फिजिक्स के प्रिंसिपल से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से। तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स आपको हमेशा काम आएगी इसमें, लेकिन इक्वेशन बनेगा हमेशा फिजिक्स से, और वो आपका बन गया, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x स्क्वायर को इधर ले आएंगे, x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, वो निकाल लीजिए पूरा, और फिर उसकी पावर क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू उसकी पावर 1/3 आ गया 40। फिर मिला के देखिए उससे मिलता है या नहीं। सिंपल, ये आ गया। इस एल को इधर ले गए, 2 को हमने कैंसिल कर दिया, ये सॉल्यूशन आया। तो x बराबर क्या होगा, दिस होल पावर 1/3, वही चीज आ गई, ठीक है? इस तरह से आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दैट विल मैच द सॉल्यूशन। ओके, ये वाला सम दिख रहा है सबको? ये सबके पास अपने नोट्स में भी है, दिस द सेम सम हियर टू। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है और इसमें हमको बताया गया है फाइंड द डिस्टेंस x
when the rod is horizontal and balanced. अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल है और बैलेंस्ड है तो इसके पास कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये यहाँ पर ओके, these are two charges, one is q and one is 2q, 2q। यहाँ पर हमने एक बेरिंग रखा हुआ है सेंटर में, ये सेंटर, क्योंकि ये सेंटर है इसलिए हम दोनों तरफ का इक्वल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो L/2 मानने की बजाय इसको हम इसको दिया क्या कुछ ओके, टोटल L दिया गया है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस है L। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? L/2। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? L/2। ओके, यहां पर एक वेट लटका दिया गया है। ये देखिए, ये एक बैलेंस बन गया, तराजू बना हुआ है, ये तराजू का फलक्रम है, फलक्रम के दोनों तरफ ये वेट है, ये भी वेट है। ये इसको किधर घुमाने की कोशिश करता है? नीचे। तराजू में बैलेंस में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? इज इट लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इट इज रोटेशनल। क्यों? क्योंकि तराजू का अगर इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करते हैं, एक तरफ वेट ज्यादा रखते हैं, तो वो ऐसा होता है। ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? ये सेंटर को देखिए, ये सेंटर अगर ऐसा चले या ऐसा एक लाइन में चल रहा है तो ये कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन। और ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो तराजू में कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल। इसलिए अगर तराजू में ये मोशन नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम भी कौन सा होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? तो आंसर है, जिस तरह से लीनियर इक्विलिब्रियम में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी। क्या डेफिनेशन थी? हमारी डेफिनेशन थी दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0, देन द पार्टिकल विल नॉट मूव इन एनी लाइन। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में क्या होगा? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स विल बी 0, then the particle will, the system will not rotate, the body will not rotate. What is condition for that? The sum of all the torques should be 0. तो यहां पर हमको किसका सम 0 करना चाहिए? टॉर्क्स का कि फोर्सेस का? टॉर्क का, क्योंकि बैलेंस का मोशन कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो फिजिक्स के नॉलेज से पहला डिसीजन हमने क्या लिया कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब इसमें टॉर्क कहां बनते हैं? तो टॉर्क बनने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पॉइंट ऑफ रोटेशन। दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स कहां लग रहे हैं? तो हमको ये बताया गया है कि ये दो बॉल यहां रखे हैं, ये बड़े बड़े बॉल हैं और इनका चार्ज कितना है? Q, और ये फिक्स है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो अगर ये दो चार्ज Q है और ये प्लस Q है तो ये Q इस Q को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। किस तरफ? ऊपर की तरफ, ऐसा। अगर ये यहां पर ऐसा फोर्स लगाएगा तो ये पूरा रॉड ऐसा घूम जाएगा, ये क्या बनाएगा? टॉर्क। टॉर्क कितना होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहां पर का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ रोटेशन, ये क्या बना? टॉर्क। अच्छा, ये क्या करता है? ये इस पर फोर्स लगाता है, ये ऊपर की तरफ, ये इसका फोर्स लगा, ये जो इसने फोर्स लगाया, ये फोर्स इस रॉड को कैसा घुमाएगा? ओके, कैसा घुमाएगा? इसका मतलब है क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? ये यहां से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा घुमा रहा था? क्लॉकवाइज। अगर दोनों टॉर्क बराबर हो गए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ गया। तराजू में यही तो होता है, दोनों टॉर्क इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, अब यहां पर हमने एक वेट लगा दिया W,
ये W बताओ टॉर्क बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो आंसर है कोई भी फोर्स टॉर्क बनाएगा सिस्टम, तो ये भी टॉर्क बनाएगा। कितना टॉर्क बनाएगा, या मुझे ये बताइए इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। ये ऐसा दबाएगा, पूरा ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास 3 टॉर्क हो गए, 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये इक्विलिब्रियम में आ गए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सभी टॉर्क का सम कैसा होना चाहिए? 0। दैट इज द इक्वेशन। तो फिजिक्स में इसमें हमने इक्वेशन क्या लेना है? सम ऑफ द टॉर्क इज 0। अब ये वाले टॉर्क लिखते जाते हैं बारी बारी से, डायरेक्ट लिखते जाते हैं। बताइए पहला वाला यहां पर ये वाला टॉर्क कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। साइन कैसा होगा? तो साइन का नियम फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव, ऐसा साइन लेना। ठीक है, ये उसका साइन कन्वेंशन है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा हाथ ऐसा, अंगूठा किधर है? पॉजिटिव। क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे, अंगूठा किधर है? हाँ, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे होते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। उसी कन्वेंशन पर लेते हैं। ये बताइए कैसा घुमा रहा है? यस, F1 कैसा घुमाता है? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव। फोर्स, कौन सा फोर्स लेना है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स का अब हम लोग इतने सम बना चुके थे, अब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए C Q अपॉन डिस्टेंस हमको कितना दिया गया है सम में? H। तो CQ अपॉन H स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आ गया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला। टॉर्क कैसे निकालते हैं हम? ये अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये आर्म है, ये फोर्स है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। ये रहा फोर्स और मल्टीप्लाई किससे करना है? आर से। कितना आर लेना? ये टॉर्क हो गया। ठीक है, अब दूसरा टॉर्क वेट का। वेट कैसा टॉर्क बनाता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये जो वेट जब नीचे आएगा तो ये रॉड को कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। इसलिए इसका साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी हमने लिखा माइनस। फोर्स कितना? वेट अपने आप में फोर्स होता है, इसको mg तक करने की हमको जरूरत नहीं। अगर मास दिया होता m तो हम फोर्स कितना लिखते? m इंटू जी, लेकिन उन्होंने फोर्स ही दिया है वेट। वेट इज ए फोर्स, तो सीधा W। अब इसकी आर्म की लेंथ बताइए। वेरी गुड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये हमने डायग्राम से देखा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको दिया गया है x, और हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो इस x में से इसको माइनस कर देंगे। x माइनस L/2, x माइनस L/2। ओके, so this is force into distance। ये इसका। अब तीसरा फोर्स कौन सा है? ये यहां पर। ये फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये टॉर्क कैसा बनाएगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। तो उसका साइन क्या देंगे? पॉजिटिव। सो वी विल पुट इट प्लस। फोर्स बोलिए CQ इंटू QQ अपॉन, ये हो गया फोर्स। डिस्टेंस कितना लेना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन? यस, L/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इधर L/2, इधर L/2, तो ये आर्म की लेंथ कितनी लेंगे हम? L/2। और ये सभी टॉर्क का सम कितना होना चाहिए? 0। दिस इज इक्वल टू 0। ओके,
इसको हम क्लियर करते हैं कि ये हमने क्यों बनाया। तो ये हमने लिखा एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया, x की वैल्यू। तो इसमें देख लेते हैं x की टर्म्स कहां कहां है। तो इसमें हमको x मिलता है सिर्फ यहां पर, तो इस टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। ओके, इसको हम उठाकर इधर ले गए तो ये प्लस बन गया, तो दिस विल बी w x माइनस एल अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये दोनों एज इट इज, दिस इज c q 2q अपॉन x स्क्वायर l अपॉन 2 माइनस वाली टर्म बाद में लिखी c q अपॉन x स्क्वायर c q l अपॉन x स्क्वायर इंटू 2, x स्क्वायर इंटू 2। बस, अब तो बहुत आसान है। इसमें क्या क्या कॉमन निकला, 2x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और पहले तो न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लेते हैं, c q l अपॉन 2x स्क्वायर। तो यहां क्या मिला, 2 माइनस 1। ठीक है, c q l, c q l, फिर क्या बचा, नीचे x स्क्वायर टू x स्क्वायर। ओके, ऑब्वियस है, दिख भी रहा है उनको, एक चार्ज q है 2q है, तो दोनों का टर्म, एक का डबल होगा, एक का हाफ होगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, और यहां हमने इसको ओपन कर लिया, तो दिस इज नो, इस w को इधर ले आते हैं, w को इधर ले आएंगे तो यहां क्या बचेगा, x माइनस एल अपॉन 2, और ये w यहां ले आए। अब x किसके बराबर हुआ, x इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वैल्यू है c। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q l अपॉन 2x स्क्वायर w, ये हो गया 1, और ये माइनस एल बाई 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एल बाई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बस हमको अलजेब्रिक टर्म्स में ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही हमको दिए गए हैं, उनकी वैल्यू नहीं दी है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हमने सिर्फ क्या बताना था कि इक्विलिब्रियम के लिए हमको ये नॉलेज है कि हमको ये इक्विलिब्रियम कौन सा चाहिए, तो आंसर है हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए। अब उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और है एक बार, व्हाट वैल्यू शुड हैव h so that the rod exerts no vertical force on the bearing when it is horizontally balanced। यहाँ पर एक बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग जिस पर पूरा वेट क्लियर होता है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अभी इस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों को क्या माना गया है, आगे हैविंग एनी वेट, ओके, मासलेस रॉड, ओके। अगर यहां पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड शुड बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, 0।
ये सेकंड पार्ट है। तो इसका सेकंड पार्ट हम बनाते हैं और उसके लिए क्या होगा, फॉर फोर्स टू बी जीरो, फॉर फोर्स टू बी जीरो, अपवर्ड फोर्स should be equal to downward force, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, W। अपवर्ड फोर्स, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स हम यहां पर बना देंगे, दिस विल बी, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू C Q Q Q C Q Q अपॉन H स्क्वायर। ये अपवर्ड फोर्स इधर वाले का है और उधर वाले का भी उतना ही, एक में Q है और एक में 2Q है, तो ये 2Q वाले का हो गया और एक Q वाले का होगा, दैट इज C Q Q अपॉन H स्क्वायर। ये दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं अपवर्ड और ये वाला फोर्स इधर है डाउनवर्ड, और ये दोनों को हमने क्या करना है, आपस में इक्वल। अब हमको क्या निकालना है इसमें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ H। तो इसमें से H स्क्वायर को कॉमन निकालिए, ये आ गया 1 अपॉन H स्क्वायर एंड दिस इज 2QQC, 1QQC मिलाकर कितना हो गया, 3CQ इज इक्वल टू W। तो H किसके बराबर हुआ, ये H स्क्वायर इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाते हैं, 3CQQ अपॉन W, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो दिस इज द हाइट व्हिच इज रिक्वायर्ड, और इस हाइट पर क्या चीज हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, the net force on the pivot will become 0। ठीक है, so this is our answer for H। तो आज हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अब अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव के 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो जब भी हमको टाइम मिलेगा बीच में इसको हम लोग करेंगे, या मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, उसके वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, so we will close it here today। अच्छा।